स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की ज्योग्राफी से जो आपका चैप्टर 11 है वायुमंडल में जल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि वाष्पीकरण क्या है, यह किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, वाष्पीकरण क्या होता है, जो हमारा जल होता है यानी कि जो हमारा तरल अवस्था में जो मतलब जिसको हम पानी भी कहते हैं, वो जब गैस बन जाए, ओके, तरल से गैसीय अवस्था में जब वो परिवर्तित हो जाता है तो यही जो प्रक्रिया होती है ये वाष्पीकरण कहलाती है। ये सब हम बचपन से पढ़ते हैं। और 1 ग्राम जल को अगर हमें गैस में बदलना है यानी कि जलवाष्प में बदलना है तो हमें लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है और इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब वाष्पीकरण जो है उसकी मात्रा कैसी होगी वो वहां के तापमान पर निर्भर करता है, एरिया के विस्तार के ऊपर भी निर्भर करता है और पवन का वेग यानी कि पवन की स्पीड कैसी है, हवा कितनी चल रही है, इस पे भी निर्भर करता है। तो ये वाष्पीकरण का क्वेश्चन हो जाएगा। अब है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, इसके 3 प्रकार बताओ। तो देखो, आर्द्रता क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जो जलवाष्प होता है जो वायुमंडल में उपस्थित, उसी को हम वो आर्द्रता कहलाता है, ह्यूमिडिटी। ओके, आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है, और जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। यानी कि उसकी क्षमता के बराबर अगर जलवाष्प आ जाता है तो वो संतृप्त वायु कहलाती है। आर्द्रता जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि वायु की प्रति इकाई आयतन में जितनी भी जो जलवाष्प मौजूद होता है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता यानी कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को, यानी कि प्रति इकाई जितना वायु का भार है उतना ही जो जलवाष्प का जितना भार होगा वो विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। और इसे ग्राम प्रति किलोमीटर में व्यक्त किया जा ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। फिर है सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित, ओके, कैसा भी तापमान हो, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को, यानी कि जितना जलवाष्प उपस्थित है और उसी वायु की जो जितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता का जो अनुपात है वो सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। और इसे प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है, यानी कि परसेंट में इसको व्यक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ओस क्या है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं। तो देखो, संघनन का ही एक रूप होता है ओस। ठीक है, दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, रात्रि में पृथ्वी ठंडी होती है, यानी कि रात में ठंडी होती है, हम सभी जानते हैं। कभी कभी पृथ्वी का तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उसे छूने वाली वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। यानी कि जो जलवाष्प होता है वो जब रात को ज्यादा पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो जब वो तल को छूता है पृथ्वी के, तो वो कभी कभार क्या होता है, संघनन होने लग जाता है और छोटी छोटी बूंदें आपने देखी होंगी तो वो ओस कहलाता है। ठीक है, पेड़ पर जो कठोर सतह होती है जैसे कि आपके मतलब पेड़ पत्तियों पर भी होता है। ठीक है, ओस आपने देखा होगा, कार के शीशे पे आपने ओस देखा होगा। आप कभी पार्क में सुबह के टाइम जाइएगा तो आपको देखेगा कि जो घास होती है उसके ऊपर बूंदें होती हैं पानी की। तो ये हो जाता है। अब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, एक तो लंबी रात हो, जितनी लंबी रात होगी उतना ज्यादा यहाँ पे संघनन हो पाएगा, ओके, क्योंकि उतना ही ज्यादा पृथ्वी ठंडी रहेगी। बादल रहित आकाश होना चाहिए और शांत वायु हो, ओसांक का हिमांक से अधिक होना, यानी कि ओसांक ज्यादा हो। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुषार क्या होता है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप समझ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए, जब संघनन जो है वो जमाव बिंदु से नीचे होने लगे, यानी कि 0 डिग्री से नीचे जब संघनन होता है तो वो मतलब क्या होता है कि ठंडी सतहों पर तुषार बनने लगता है। अब तुषार कैसा होता है, देखो, थोड़ा सा वो जो बूंदे थी अब वो जमने लग जाएंगी, बर्फ की तरह आपको लगेगा। यहीं पे अगर ये पानी एकदम मतलब पानी की तरह होता, तरल रूप में होता, तो हम इसको ओस कह देते थे। लेकिन अगर ये यहीं पे जम जा रहा है और ये जमाव बिंदु से नीचे आ जाता है अगर तापमान, तो ये तुषार बनता है। अब है, कोहरा और कुहासा किस प्रकार से भिन्न होता है, कोहरा और कुहासा में अंतर बताओ। तो क्या है, कोहरा कुहासे की अपेक्षा ज्यादा शुष्क होता है। ठीक है, कुहासा जो होता है इसमें नमी होती है। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण और धुएं के कण भी होते हैं। कुहासा जो होता है वो पहाड़ों में ज्यादा पाया जाता है। अब कोहरे के बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं कि जब बहुत अधिक मात्रा में
जल वाष्प से भरी हुई वायु सहती अचानक नीचे की ओर गिरती है, यानी कि जब बहुत ही ज्यादा जल वाष्प हो, ठीक है, वायु में, और जब छोटे छोटे धूल के कण भी मतलब जो छोटे छोटे धूल के कण हैं उन पर भी संघनन होने लगे, तो फिर एक प्रक्रिया होती है, उससे कोहरा बनता है, और कोहरा एक बादल की तरह होता है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, ये हमारा कोहरा हम सभी देखते हैं जो ठंड में मतलब कोहरा पड़ जाता है और विजिबिलिटी लो हो जाती है बिल्कुल। फिर एक कोहरा एवं कुहासा के कारण दृश्यता में कमी आ जाती है। ठीक है, विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, काफी देख नहीं पाते हम दूर दूर तक जब कोहरा होता है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में क्या होता है, देखो जहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा होती हैं धुआं बहुत निकलता है। ओके, धुआं ज्यादा निकलता है तो वहां पे भी मतलब कोहरा और कुहासा बनने में मदद होती है। लेकिन जब कोहरा धुएं के साथ मिल जाता है तो वो सिर्फ कोहरा नहीं कहलाता, उसको धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है, धूम्र कोहरा किसे कहते हैं ये प्रश्न आ सकता है। तो धूम्र कोहरा यानी कि जब नॉर्मल कोहरे के साथ धुआं भी मिल जाता है तो वो धूम्र कोहरा कहलाता है। ये नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा कैसे होती है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बारिश कैसे होती है देखते हैं पहले हम। तो जब किसी कारण से जलवाष्प से लदी हुई वायु यानी कि आर्द्रता से भरी हुई जो वायु है वो ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है, ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा। ठीक है, और जलवाष्प का संघनन होने लगेगा और इस प्रकार जल के कण पैदा होते हैं। ठीक है, जल के कण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं, जिससे मेघों का निर्माण होता है। और मेघ किसी अवरोध से जब टकरा जाते हैं, यानी कि कभी भी अगर बादल टकराएंगे तो गरजते भी हैं, आपने देखा होगा। तो मेघ अगर टकरा जाते हैं तो अपनी नमी को जल के रूप में वो पृथ्वी पर गिराते हैं और वही नमी को हम बारिश कहते हैं। ओके, ये हो जाएगा। अब बारिश का पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको बता रहा हूं ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। संवहनीय वर्षा, जब भूतल बहुत गर्म होता है, यानी कि जब भूतल गर्म होगा, जब पृथ्वी की जो ये धरती है मतलब ये जो धरती है ये जब गर्म होगी तो इसके आसपास जो भी वायु लगेगी वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, और गर्म होगी तो वो और फैलेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी वायु, और संवहनीय धाराओं का निर्माण होगा और ऊपर जाकर यही वायु जब ठंडी हो जाएगी तो इस प्रकार से जो बारिश होती है वो संवहनीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, इसमें उपस्थित जो जलवाष्प का संघनन होने लगेगा तो कपासी मेघ बनते हैं जिससे फिर मूसलाधार बारिश होती है। फिर है पर्वतीय वर्षा। ये क्या है, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, यानी कि ये मान लो पर्वत है और ये वायु ऊपर जाएगी जब इस तरीके से, फिर ये गर्म वायु ठंडी होने लगेगी, जब ऊपर जाएगी ठंडी होने से संतृप्त हो जाएगी और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन भी होगा, वायु ठंडी ठंडी होने लगेगी और फिर बारिश होती है। ये पर्वतीय वर्षा कहलाती है। चक्रवाती वर्षा, यानी कि जो चक्रवातों द्वारा जो बारिश होती है उसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं तथा बादलों का वर्गीकरण कीजिए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखो बादलों का निर्माण क्या है, जो वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल कणों के जो केंद्रक होते हैं उनके चारों तरफ जब जलवाष्प संघनित होने लगता है तो फिर ऐसे हमारा बादल का निर्माण होता है। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है इसलिए हम बादलों को अलग अलग चार भागों में बांट देते हैं। ओके, उसके विस्तार के आधार पर या घनत्व के आधार पर या पारदर्शिता के आधार पर, कितने घने बादल हैं, या अपारदर्शिता के आधार पर। तो पहले जो होते हैं वो पक्षाप मेघ कहलाते हैं। ये काफी दूर होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख की तरह दिखते हैं, हमेशा सफेद रंग वाले होते हैं। आप जब आसमान में देखोगे तो दूर दूर जो आपको बादल दिखते हैं वो पक्षाप मेघ होते हैं। फिर है कपासी मेघ, ये रुई की तरह दिखते हैं, ये 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, चित्रे हुए होते मतलब होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं। अगला है स्तरी मेघ, ये क्या होता है कि परत वाले बादल होते हैं। ठीक है, परत दर परत होते हैं और मतलब इसमें क्या है कि अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से ये बादल बनते हैं। और फिर है वर्षा मेघ, काले काले गहरे सिलेटी कलर के जो हमें बहुत पास दिखाई देते हैं, पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं, सूर्य की किरण इनको पार नहीं कर पाती। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो सूर्य की किरणें नहीं आ पाती और यही काले बादल होते हैं। ओके, तो ये वर्षा मेघ हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भी भिन्न भिन्न है, यानी कि जो वर्षा का वितरण है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो ये कैसे है हमें बताना है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यानी कि जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हो तो बारिश थोड़ी सी कम होती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कि तटीय इलाकों में ज्यादा बारिश होती है।
विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है, वहां पे तो भाई लगातार वाष्पीकरण वगैरह चलता रहता है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ ये घटता जाता है। विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा पूर्व की ओर घटती जाती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना विषुवत वृत्त से रिलेटेड, और इनकी जो लोकेशंस हैं ये याद रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके पेपर के अंदर। ओके, और बाकी मैंने ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है और उसको आप सर्च मार के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।